हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी हूँ। आज हम लोग इंडियन जुडिशरी के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका संरक्षक और इसका व्याख्याकार कौन है? तो सही आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ हमने तीन बातें कर ली। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरह से होगा, देन उसकी पावर्स क्या क्या होंगी और न्यायाधीशों को हम किस विधि से किस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा जाता है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी काफ़ी आता है एग्ज़ाम्स में, और न्यायाधीश ह्यूज़ ने ये कहा था कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट है, ये सिर्फ दो कंट्रीज़ के ऊपर ही अप्लाई होता है। सबसे पहले तो ये अमेरिकन जो जुडिशरी है उसके लिए अप्लाई होता है, दूसरा ये इंडियन जुडिशरी के लिए अप्लाई होता है। बिकॉज जो जुडिशियल रिव्यू है जिसमें जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी व्याख्या की जाती है, तो जुडिशियल रिव्यू सिर्फ अमेरिका में पावरफुल है, इसके बाद इंडिया में। अमेरिका में पावरफुल होने का रीज़न ये है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। इंडिया में भी जुडिशियल रिव्यू को लाने का जो श्रेय जाता है वो जस्टिस भगवती को ही जाता है। अब जब BIL की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, तो ये भी जस्टिस भगवती को ही इसका श्रेय जाता है। इसके थ्रू हुआ ये कि संविधान में जो चीज़ें हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उनको क्लैरिफाई किया गया, उनकी व्याख्या की गई। इसके साथ ही PIL जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल की गई। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है न्यायाधीश ह्यूज़ का, ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने तीन चीज़ों की बात कर ली, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो ये हमने अमेरिका से लिया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है। किस तरह की व्यवस्था है? तो अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। ठीक है, ये वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग न्यायालय है और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अलग न्यायालय हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम है। इसके बाद स्टेट्स के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं जो कि स्थानीय स्तर पर होते हैं वो हाई कोर्ट्स के अंडर में आते हैं। तो इस तरह से इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, चलो यहाँ पर अमेरिका और इंडिया में ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। ओके, कब ग्रहण की गई है? यहाँ पर डेट पूछी है, तो इसका राइट आंसर है 1935 में। ओके, 1935 में जो बहुत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है। ओके, देन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सभी को पता है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ये आता है कि रिट से रिलेटेड, कि रिट जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर रिट पेश की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किस में पेश की जा सकती है? तो रिट याचिका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स यानी कि दोनों में ही पेश की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जाती है तो आर्टिकल 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट्स में लगाई जा रही है तो आर्टिकल 226 के तहत लगाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? ओके, तो इसका राइट आंसर है 28 जनवरी 1950 को
किया गया। इससे पहले जो हमारे यहाँ कोर्ट चल रहा था तो वो 1935 के एक्ट के तहत चल रहा था। ओके, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1774 में एक न्यायालय बनाया गया जो कलकत्ता हाई कोर्ट था। 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। यहाँ ये था कि जो प्रिवी काउंसिल था ब्रिटेन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो भी संघीय न्यायालय बना था उसके जो भी मामले होंगे उनको वहाँ चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये था कि जो संघीय न्यायालय था वो प्रिवी काउंसिल से ही निर्देशित हो रहा था। इसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को जो हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हम लोग देखते हैं ये अस्तित्व में आता है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तब तक ये संघीय न्यायालय जो था वही काम करता है। ओके, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो अभी जैसे हमने बात की ब्रिटेन का। देन उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय, क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है और यहाँ आर्टिकल पूछे हैं। तो आर्टिकल है 124 से 147 तक। तो आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में पूछा है, किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 124। देन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 145 जिसमें न्यायाधीशों का वेतन है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना। एंड देन आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ये 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें से राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं आर्टिकल 145 न्यायाधीशों का वेतन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यायाधीशों की अर्हताओं यानी योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। एंड सी है राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन ठीक हैं कि किसी भी अगर न्यायाधीश की हम लोग अर्हताओं योग्यताओं की बात करते हैं, ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ राइट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ राइट आंसर है राष्ट्रपति। ओके, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि कुछ ये मिनिमम एज है किसी भी न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं कि लोकसभा के लिए आपको 25 चाहिए या फिर राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, और जितने राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं इन सभी के लिए आप देख सकते होंगे 35 ईयर्स चाहिए मिनिमम। तो यहाँ न्यायाधीश के लिए कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हाँ, एक्सपीरियंस की बात होती है कि अभी जैसे हमने बात की कि एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए 10, अगर हाई कोर्ट से हैं तो फिर उन्हें 10 ईयर का एक्सपीरियंस, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे तो फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। ओके, बी है वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं। ओके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उससे पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 2/3। अब ये 2/3 मेंबर्स किसके होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं? तो जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात होती है तो संसद में दोनों सदनों में, ठीक है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। जो भी उनकी अगेंस्ट जांच का प्रस्ताव है वो पास हो जाना चाहिए, और अगर पास हो जाता है 2/3 बहुमत से तो जो न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति हटा देते हैं उनके पद से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है 129। तो अभिलेख न्यायालय से मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं वो रिटिन में लिखे हुए होते हैं, तो एक प्रूफ के तौर पर, एक साक्ष्य के तौर पर वो जितने भी अधीनस्थ कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, वहाँ वो पेश किए जा सकते हैं। तो रिटिन में जो रिकॉर्ड रहना उनका, वो अभिलेख न्यायालय का काम होता है। और इसके साथ ही एक दूसरी बात भी इस आर्टिकल में ये कही गई है कि न्यायालय की अगर अवमानना होती है, उल्लंघन होता है, तो इसके लिए वो पनिश भी कर सकते हैं। तो ये दो बातें जो हैं ये आर्टिकल 129 में कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की गठन स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी किससे दिया जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। देन फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? इसका राइट आंसर है 31। 23rd क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त कर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ओके। बी है अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ओके। एंड सी है मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो ये सभी ऑप्शंस ठीक हैं। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है और राष्ट्रपति कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना % होती है? तो राइट आंसर है 50%। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? दिल्ली। निम्न में से किसी यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? यही हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये बहुत ही फेमस केस था 1973 का केशवानंद भारती केस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो उस वक्त बताई गई थी। तो इसको हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, और इससे रिलेटेड आप ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जनहित याचिका यानी कि PIL से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारी इसमें बातें थी। PN भगवती जी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था जनहित याचिका को भारत में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एब्सेंट हैं, अपनी पोस्ट पर उस वक्त नहीं हैं, या फिर
बीमार हैं या फिर देश से बाहर हैं, तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन रहेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस वक्त रहते हैं। देन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है H.J. कानिया। और इसके साथ ही आज के क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फिनिश होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप सो आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन, बाय बाय।